चलिए अब हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या बात हुई? तो हादी के तब्बू आए थे ना। ठीक, अभी का भेजो, देखते हैं। जल्दी भेजा। टाइटल नंबर कौन सा है? वर्क एनर्जी थ्योरम 6.4। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, सब लोग ध्यान दे बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे क्वेश्चंस आता ही है पर 100%, चाहे नीट बोलो चाहे जेई बोलो, क्वेश्चन इस पे आएगा ही। अब क्या है ये, कैसा है देखो। मान के चलो इफ dw is the amount of work done by a force F in displacing an object through distance dx in the direction of force, then dw is equals to वेक्टर f डॉट वेक्टर dx। अब ऐसा है, इमेजिन करके चलो, आपने एक बॉडी पे लगाया फोर्स, उस बॉडी का हुआ डिस्प्लेसमेंट, जरा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना? बोले dx। किस डायरेक्शन में हुआ? जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में उसका जरा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dx। तो भैया वर्क डन भी कैसा होगा? जरा सा ही होगा। और उस वर्क डन को हम लोग ने dw से सिंबलाइज किया गया। तो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर f डॉट वेक्टर dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सा है। या फिर जिसको हम लोग लिखेंगे f इंटू dx कॉस ऑफ 0 डिग्री, या फिर dw इज इक्वल्स टू जस्ट f इंटू dx। बोले सर जीरो क्यों? अरे भैया अपन ने बोले ना कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो भैया थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0। चलो बोले मान लिया। अब ऐसा है, मैं फोर्स को लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर dw इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू dx, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू dx। अब है भैया एक्सेलरेशन, है ना, बट मैं ये जानता हूं, बोले भैया एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं? तो बोले dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अब ये dt को इस dx के नीचे ला लो, therefore dw इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m dv इंटू dx अपॉन dt, है ना, m इंटू dv इंटू dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt क्या हुआ बेटा? रेट ऑफ dx क्या है? डिस्प्लेसमेंट। dx अपॉन dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या बन जाएगा बेटा? वेलोसिटी। तो मैं लिखूंगा यहां पर बट dx अपॉन dt तो क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना। तो भैया मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर dw इज इक्वल्स टू mv dv। तो मैं इस फॉर्मूले को अब एक अलग नजरिए से भी देख सकता हूं कि ऑब्जेक्ट जो है जिसका मास m है, वेलोसिटी v से ट्रैवल कर रहा है, मुझे उसकी वेलोसिटी बढ़ाना है।
जरा सी वेलोसिटी बढ़ाना है। कितनी वेलोसिटी बढ़ाना है? जरा सी, डीवी। डीवी तो उसके लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या रहेगा? डीडब्ल्यू। फिर मुझे अच्छा ख्याल आया, अच्छा आपको जरा सी स्पीड बढ़ाना था तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब अगर मेरे को एक स्पीड का लिमिट दिया जाए कि मेरे को स्पीड को यहां से वहां तक बढ़ाना है, जो कि एक बड़ा गैप होगा, तो बोले अब क्या करना पड़ेगा? उसको इंटीग्रेट विद इन द गिवन लिमिट्स, उस लिमिट्स के अंदर, है ना। तो मैं यहां लिखूंगा हेंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज the speed of an object, the speed of given object from v0 to v, तो एक ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाने के लिए कहां से कहां? v0 to v, the work done is given by, तो बोले वर्क डन का फॉर्मूला अब क्या आएगा? तो बोले देखो अब आप जो बता रहे है ना, पूरा v0 से v तक वर्क डन निकाल रहे हैं, तो एक बड़ी वैल्यू आ गई, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dw का, यानी आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा mv dv का इन द गिवन लिमिट्स ऑफ v0 टू v। अच्छा ठीक है भाई, मान लिए, चलो इंटीग्रेशन करो। आप बोलेंगे सर ये तो m कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा, बोले वो क्या आएगा? v स्क्वायर अपॉन 2, है ना, और लिमिट्स आ जाएंगे v0 टू v। अब ये 2 को निकाल लो सर बाहर, m/2 के नीचे लगा दो, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं हाफ ऑफ m, है ना, v के जगह अपर लिमिट जो कि है v स्क्वायर, माइनस v की जगह लोअर लिमिट v0 का स्क्वायर। तो भैया ये जो है वर्क डन का मेरे पास फॉर्मूला है, हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस v0 का स्क्वायर। अगर मैं हाफ ऑफ m को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m v0 का स्क्वायर। अब देखो v0 क्या है? इनिशियल स्पीड है। v क्या है? फाइनल स्पीड है। तो हाफ ऑफ m v0 का स्क्वायर ये क्या होगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हाफ ऑफ m v स्क्वायर क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी की, समझा ना। v0 इनिशियल स्पीड है, v क्या है? फाइनल स्पीड है। तो हाफ ऑफ m v0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी को हम लोग कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। आई बात समझ में? ठीक है, तो आगे मुझे और लिखाना है मगर मुझे पूरे मिटाना पड़ेगा इधर का, तो आप जल्दी जल्दी लिख लो फिर आप।
हुआ बेटा? इधर का तो हो चुका होगा, लेफ्ट साइड का। अब देखो खास बात जो हमको ध्यान रखनी है, इट शुड बी नोटेड दैट इस बात का हमें ध्यान रखना है, द वर्क ऑब्टेन्ड बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये जो आपने वर्क निकाला है ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, इज द वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स दैट इज ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस जैसे कि कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स एटसेट्रा, सारे के सारे जितने भी फोर्सेस हो सकते हैं सारे कैटेगरी के फोर्स के कारण है ये वर्क डन। यानी कि मैं लिखूंगा ये जो आपने लिखा फॉर्मूला, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इट इज द सम ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, इंटरनल, ये सारे फोर्सेस के कारण, और भी कोई अगर होंगे तो वो सारे फोर्सेस के कारण है। अब इस पे से एक चीज समझ में आती है हमको, 2 मिनट के लिए ध्यान देना, सिर्फ ध्यान देना, इसको लिखना नहीं है, हमको समझना है बस। किसी ऑब्जेक्ट में स्लोली स्लोली आगे लेके जा रहा हूं, एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, क्या में कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, मान लो कि इमेजिन कर लो कि यहां पर ये दीवार पे मैंने बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस चिपका के रखे, ग्रेविटी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मान के चलो ग्रेविटी है ही नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये पेन जिस पे भी एक इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, मैं क्या कर रहा हूं धीरे धीरे उसके करीब लेके जा रहा हूं। मैं बोलूंगा कि अब इस पेन को कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि ग्रेविटी को भूल जाओ, आपके सामने एक है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब मैं उसको ऐसा लेके जा रहा हूं तो वो उसको ढकेलेगा वापस, तो उसका फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर आएगा, है कि नहीं, राइट साइड में। और मैं हाथ से इधर लगा रहा हूं एक्सटर्नल फोर्स, जो कि किधर आएगा, राइट साइड में, सॉरी आपका लेफ्ट होगा वो, मेरा राइट, तो लेफ्ट साइड में जाएगा इधर, है कि नहीं। तो मैं बोलूँगा कुल मिला के सिर्फ 2 ही फोर्सेस लग रहे हैं, एक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक है आपका अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स जो कहा जाएगा, सिर्फ 2 है। और आप धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, 0, क्योंकि आप स्लोली स्लोली के जा रहे हैं ना, तो आपकी स्पीड बदल रही, क्या स्पीड बदल रही क्या आपकी, नहीं, वही स्पीड से जा रहे, धीरे धीरे हल्लू हल्लू, है कि। तो भैया अब चेंज इन स्पीड कितना है, 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। तो अब इस सिचुएशन में मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह डालूंगा 0, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे लिखूंगा मैं, है ना। 0 इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव और इंटरनल तो है ही नहीं वहां पर, है ना, इमेजिन करो वहां पर है ही नहीं वो। तो भैया अब क्या होगा, मैं लिखूंगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इस माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। फिर आपको मैं पूछूंगा, याद करो वर्क डन और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो मैं लिखूंगा देखो भैया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है ना। तो भैया ये माइनस पहले से था, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स को कन्वर्ट किया तो माइनस डेल्टा यू, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा यू, है ना। तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस हाउ मच, प्लस डेल्टा यू। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको मैं आगे प्रूव करके दिखाऊंगा कि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स वो कितना होता है, प्लस डेल्टा यू होता है ना।
तो ये सिर्फ समझने के लिहाज से, लिखना ज़रूरी नहीं है इसको, है ना, आप ध्यान में रखो बस, उतना ही काफ़ी है इसको। वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस डेल्टा यू एंड वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस माइनस डेल्टा यू। सीधा साधा लिख लो। लिखो फटाफट, अब न्यूमेरिकल पे बढ़ना अपने को उसके। हो गया पूरा? उधर का राइट का हो गया? जल्दी करे बेटा। क्या बात है, बुलंद आवाज में, सर मेरा हो गया, बोले बाकी का टेंशन नहीं। कैसा सीरियसली ले लिया है ना, बहुत अच्छा है, आगे भी लेते रहो। तुम अपने काम से काम रखो। हुआ बेटा? हाँ बाबा हाँ। सबका हो गया क्या इधर का? चलो न्यूमेरिकल लो। एक, अब यहां से झड़ी चालू होंगी न्यूमेरिकल्स की, झड़ी, बरसात। A bullet of mass 20 gram is moving with a velocity of 500 meter per second. Strikes a tree and goes out from the other side with a velocity of 400 meter per second. Calculate the work done in joule in passing through the tree. चलो ठीक है, तो
एक बुलेट है जिसका मास आपको 20 ग्राम दिया हुआ है। चलो लिख देते हैं, मास ऑफ द बुलेट इज 20 ग्राम, यानी 20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ओके, उसकी जो इनिशियल स्पीड थी वो एक झाड़ के साथ वो टकराती है, मगर टकराने से पहले उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? 500 मीटर पर सेकेंड। और जब वो झाड़ को चीर के बाहर निकलेगी तो वो कितनी स्पीड से बाहर निकलेंगी? 400 मीटर पर सेकेंड। अब जाहिर बात है यहां तुमने देखा कि स्पीड कम हो गई, तो जब वो झाड़ से चीर कर जा रही होगी तो उस पर बहुत सारे फोर्सेस लगे होंगे, सारे फोर्सेस ने मिलकर उसकी स्पीड को स्लो कर दिए। अब भाई स्पीड को स्लो किए तो साथ ही साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी भी लो हो गई, कम हो गई। तो उसने पूछा है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कितना है, पता लगाओ। तो कैसे पता लगाएंगे? तो भाई हमको दो स्पीड्स दी गई है ना, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, यानी हाफ ऑफ m की वैल्यू क्या है? 20 ग्राम, यानी 20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। vf का स्क्वायर यानी 400 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 00 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10⁻⁴। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 25 इंटू 10⁻⁴। ये समझ में आया क्या? 400 का स्क्वायर क्या आएगा? 14 इंटू 10⁻⁴। और 500 का स्क्वायर क्या आएगा? 25 इंटू 10⁻⁴। 2 जीरो अपन है ना, वो डबल हो जाते हैं ना वो जीरो स्क्वायर करने पे। तो भैया फिर हम कहेंगे देखो 400 का स्क्वायर 16 इंटू 10⁻⁴, 500 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁴ बाहर निकल गया। अब आगे क्या? ये तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 25 क्या होता है? -9, 10⁻⁴। अब देख रहे भाई यहाँ पे ये 10 इंटू 10⁻³ कितना होगा? 10⁻⁻²। और -2 और +4 कितना होता? +2। तो ये कुल मिला के फाइनल आंसर जो रहेगा -900 जूल्स। दिस विल बी द फाइनल आंसर, -900 जूल्स। चलो हो गया, ये हो चुका होगा। अमजद इसमें इंक डाल दो ब्लू, हल्के से 2-3 ड्रॉप ब्लैक के भी डालना। ब्लू डालो, 1-2 बूंद ब्लैक के भी डालना, हल्का सा डार्क करने के लिए, उसको लाइट आ रहा उसका। वो ब्लैक में भी डाल दो जो रखा ना खिड़की में। मैं ये दे रहा, ये भी इसमें भी डाल देना।
तो अब ये क्या सीन दिया हुआ है, एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है, फिर से चलो लिख देते हैं फिर, मास ऑफ बुलेट इज 20 ग्राम, यानी कि 20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और वो ट्रैवल कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, और शुरुआत में वो ट्रैवल कर रहा था एट अ स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, इज ब्रॉट टू रेस्ट, बाद में उसको फोर्स लगा कोई तो भी और उसके कारण वो रेस्ट पे आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएंगी, 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो ये स्पीड से ये स्पीड पे जाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 सेंटीमीटर, तो आपका डिस्टेंस कवर्ड इज 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स, यानी कि 10⁻⁻1 मीटर्स। ठीक है, तो उसने कहा कि एवरेज फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द टारगेट, तो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस आपका कितना है, एवरेज फोर्स कितना है वो पता लगाओ, एवरेज फोर्स कितना आएगा रेजिस्टेंस का, चलो एक काम करते हैं, FR लिख देते हैं, रेजिस्टेंस फोर्स कितना होगा ये पता लगा, कैसे पता लगाएंगे, है ना, तो वेरी सिंपल, हम लोग फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे, आपका जो वर्क डन का आता है कि भैया वर्क डन बाय टू एनी फोर्स, कोई भी फोर्स रहा, जैसे कि यहाँ रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो रहेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि भैया माइनस जरूरत नहीं है, माइनस चलो ठीक है, फोर्स इनटू रेजिस्टेंस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, 0 माइनस हाफ ऑफ m vi का स्क्वायर। अब कोई बोलेगा कि भैया ये 0 क्यों हो गया, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी थी, 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई होंगी, 0 हो गई होंगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, 10⁻⁻1 का, माइनस हाफ ऑफ मास कितने का है, 20 इंटू 10⁻⁻3, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 150, 15 का स्क्वायर क्या आएगा 225, और एक 0 तो डबल 0 हो जाएगा, 222500, तो वो हो जाएगा 22500, 2 1 जा 2 10 जा, तो भैया मैं लिखूंगा रेजिस्टेंस फोर्स कितना आएगा फिर, तो भाई देखो माइनस ऑफ 225 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻+1, आपको बोलेंगे कैसे, ये -1 जैसे माइनस साइन जैसे कि वैसी 22500, ये 2 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, यानी 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 का पावर -1 बचेगा, ये 10 का पावर -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, अब ये पावर सेम हो जा रहे हैं, -1 और +1 मतलब अपोजिट हो जा रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंस फोर्स कितने का रहेगा फिर, -225 न्यूटन, लिख लो। किससे, हाँ वही है वो है, तो वही ना 2250, कौन सा 10 भूल गया मैं, अच्छा ये 10 भूल गया है ना, हाँ ये 10 भूल गया था मैं, तो फिर ये 0 लग जाएगा, उधर का हो चुका हूँ आई थिंक, जाने से पहले आप यहाँ से DPP2 लेके जाएंगे, चला
चलिए, तो ये है अगला क्वेश्चन आपके सामने। पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम मूविंग अलॉन्ग x एक्सिस एट टाइम t इक्वल्स इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ t स्क्वायर मीटर्स, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए था वो। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इन टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। हालांकि x है और आप सोच रहे होंगे सर ने मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लिखे, है ना, पोजीशन है तो मीटर लिखना चाहिए था, क्योंकि t की वजह से t आया ना। जब t की मैं वैल्यू डालूंगा, मान लो t की वैल्यू मैं 3 सेकंड्स डालता हूं, मान लो इस इक्वेशन में मैं t की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 3 सेकंड्स डालता हूं, तो एक्चुअली आप ऐसा लिखेंगे 3 सेकंड का स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली आप ऐसा लिखते हैं जब आप वैल्यू डालेंगे। इधर ध्यान दो कैकशा, तो देखो जब t की वैल्यू डालेंगे तो आप उसकी यूनिट्स के साथ डालते हैं। आपको याद होगा जब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये जो यूनिट्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, है ना, तो ये फिजिकल नंबर के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब मैं t की वैल्यू डालूंगा ऑफकोर्स उसकी यूनिट्स के साथ डालूंगा, फिर आगे जाके ऑटोमेटिकली जैसे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कैंसिल, फिर वो हाफ ऑफ 9 मीटर बराबर आ जाए 4.5 मीटर वो आ जाएगा, है ना। तो जब यहां पर आपका एक फंक्शन रहता है, तो जैसे कि फंक्शन का स्क्वायर है, t का स्क्वायर है, मल्टीप्लीकेशन में, तो वो डिवीजन में डालना चाहिए यहाँ पे, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो खैर वो चीज़ तो क्वेश्चन में रहती है, तो आप उसको बस देख के वो बिचकना नहीं। हमको करना क्या है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन कैसे निकालेंगे, हम सवालों के घेरे में हैं, कोई बात नहीं, इसका एक बार डेरिवेटिव ले लो पहले तो। चलो, तो मैं बोलूंगा डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन। तो दी गई इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करो बाय t के साथ, तो v इक्वल्स टू dx अपॉन dt, यानी कि हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ t, यानी कि जस्ट एंड जस्ट t। तो वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जस्ट एंड जस्ट t, हाफ ऑफ t स्क्वायर, 2 नीचे आ गया, हाफ ऑफ जस्ट t रह जाएगा। अब हमारे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए हमको चाहिए क्या रहता है, वेलोसिटी। दो अलग अलग टाइम में क्या वेलोसिटी रहेगी पता लगाओ। तो अगर मैं t की वैल्यू 0 डालूं एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स, तो मुझे मिल जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, जो कि कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड है। आप t की जो पहली वैल्यू है वो डाल दो, तो आपको वो क्या देगा, इनिशियल वेलोसिटी दे देगा। फिर मैं बोलूंगा ठीक है अब t का फाइनल वैल्यू डालो, बाद में टाइम कहां तक चले गया, बोले 3 सेकंड तक चले गया, तो भैया v फाइनल क्या आ जाएगा फिर 3 मीटर पर सेकंड, है ना। बात समझा गया बेटा आपको, गौर से देखो, आपको पोजीशन का फॉर्मूला दिया गया था, आपने उसका डेरिवेटिव लिए, उसको बनाए वेलोसिटी का फॉर्मूला, फिर आपने टाइम की वैल्यू डाले, उससे आपको दो वेलोसिटीज की वैल्यू मिली, एक इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। फिर आगे का आपको मालूम है वर्क डन निकालने का, हाफ ऑफ m vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। m की वैल्यू है आपके पास 1 किलोग्राम, है ना, तो मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं, वर्क डन इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा हाफ ऑफ m, उसकी लिए जगह नहीं हो रही, ठीक है, आप भी कैलकुलेट करिए, डायरेक्ट बताओ मुझे। 4.5 आ रहा है ना, 4.5 जूल्स। वर्क एनर्जी थ्योरम आपने लगाया, हाफ ऑफ m vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। इधर का हो गया, हो गया, चलो लिख लो फटाफट। अमजद पानी देना, अरे सर पे लग गया।
अमजद खून तो नहीं निकला? खून तो नहीं निकला सर पे से? कौन ला रहा? तुम लोग को कल से आगे बैठना है। एमर और दानिया आपकी जगह फिक्स रहेगी, ये दोनों यहाँ पर। अरे तू कुछ करता ही नहीं ना, वही तो प्रॉब्लम है। आगे बैठेंगे आप दोनों यहाँ से, फ्रंट रो। अरे मेरे रहते ही तो हो रहा सब कुछ, मेरे रहते ही तो सब कुछ हो रहा बेटा। इमरान सर के लेक्चर में चिड़ी चुप। चलो इधर ध्यान दो। एक और बहुत आसान सा क्वेश्चन। एक बहुत इजी क्वेश्चन सामने आया है आपके, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो इसको। A particle of mass m moves with a velocity of v equals to a root x। तो यहां पर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ है आपको, है ना, पोजीशन के साथ साथ बदल रही है। वेयर a इज अ कांस्टेंट, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू d। जब वो पार्टिकल पोजीशन 0 से पोजीशन d तक जाएगा तो वर्क डन कैलकुलेट करो। बहुत आसान है यार, आपको सिंपली क्या करना है, पहले x की वैल्यू 0 डाल दो तो इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी, x की वैल्यू d डाल दो तो फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, हाफ ऑफ m vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, करो फिर सॉल्व। चलो बताओ क्या आंसर। हाफ ऑफ m v स्क्वायर d, सही है, m a v स्क्वायर d है ना। तो देखो सिंपल, इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, वो तो 0 आ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या आएगा, a रूट d, है ना, a रूट d। आपको x की वैल्यू सिंपली करना क्या है, d डाल देने का है और कुछ नहीं। तो वर्क डन हाफ ऑफ m vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, हाफ ऑफ m a स्क्वायर इंटू d, आ गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन।
राइट साइड वाला हो गया, जल्दी लिखे। कोई सोचो इसके बारे में कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम बेस्ड है उन सभी फॉर्मूलों पे बेस्ड है जो आप ऑलरेडी जानते हो। मुझे बताओ उसका आंसर क्या आएगा फाइनल। देखते हैं कोई क्रैक कर पाता है इसको। नहीं, नो ऑप्शंस। सोचो। पुराने नॉलेज को रिलेट करके देखो। फोर्स कैसे नजर आया? फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है, वेरिएबल है ना, एक्स नजर आ रहा ना। तो फोर्स वेरिएबल है, तो जब फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन लेके एफ ऑफ डी एक्स, है ना। तो उतना तो समझ में आ रहा है कि वर्क डन इंटीग्रेशन एफ ऑफ डी एक्स से आता है। और हम जो पार्ट स्टडी कर रहे हैं, है ना, उस हिसाब से हम वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी निकाल सकते हैं, है ना। हाफ ऑफ एम बी एफ का स्क्वायर या फिर के एफ माइनस के आई। कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ? नहीं 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 नहीं, मगर उसका देखो कांस्टेंट स्पीड से बता रहा है वो लगातार एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो उसकी इनिशियल स्पीड आपको मालूम है 10 मीटर पर सेकेंड, और आपको उसका मास मालूम है। जी हाँ, तो आपको उसकी क्या मालूम है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बात समझ रहे हैं आप? तो देखो भाई, आप वर्क डन निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स से, आप वर्क डन निकाल सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। ये दोनों फॉर्मूलों को इक्वेट करो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को उधर ट्रांसफर कर दो, वो प्लस हो जाएगी,
और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ ऑफ एम वी आई स्क्वायर से निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ एम वी आई स्क्वायर। चलो ट्राई कर देखते हैं आता है कि किसी का आंसर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा फास्ट, और हर किसी को सिर्फ एक चांस। चल फरजान कर। सोहन आ गया? नहीं, काइनेटिक एनर्जी को माइनस किया, अप्लाइड नहीं, वो अलग होगा फिर। चलो 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 करो। आया? नहीं, दूर तक नहीं। तुमने क्या किए, कौन सा निकाले तुमने वैल्यू अभी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 500 आई, और आपका वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स कितना आया? वो तो निकाले नहीं ना आपने। कितना? नहीं, कौन फास्ट, एक एक चांस ही सबको। तेरा गया, फरजान आया आंसर? तस्मिया? नहीं जमा? ऑप्शंस नहीं, मेरे को डायरेक्ट आंसर चाहिए। तो देखो सर, मैं ये बात जानता हूं कि वर्क डन जो है इंटीग्रेशन एफ डी एक्स x1 टू x2 से निकाला जा सकता है, क्योंकि यहां पर फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x है। ऑल्सो जो वर्क डन है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से भी निकाला जा सकता है ना। हम लोग जानते हैं टोटल वर्क डन इस फॉर्मूले से भी निकल जाता और इस फॉर्मूले से भी निकल जाता है। अगर दोनों फॉर्मूलों का एलएचएस सेम है तो आप आरएचएस को सेम कर सकते, यानी कि आप लिख सकते फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स x1 टू x2। सही है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस हाफ ऑफ एम वी आई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 0.1 एक्स डी एक्स। लिमिट्स क्या आ जाएंगे? 20 टू 30। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा फिर? माइनस हाफ ऑफ एम, मास कितने का है? 10 का। इनिशियल वेलोसिटी कितने की है? 10 की, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स आ जाएंगे 20 टू 30। फिर आगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस 500, करेक्ट, 475 जूल्स, करेक्ट, परफेक्ट। तो माइनस 500 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900, और 20 का स्क्वायर 400। 900 माइनस 400 कितना होगा? 500। मतलब ये जो लिमिट्स डाल के वैल्यू आएगी वो कितनी रहेगी? 500, है ना। इस तरह से इसको उधर लेके जाओ, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 0.1 इंटू 250 प्लस 500, ये प्लस 500 हो जाएगा।
ये -500 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +500, और -0.5 इन 1 × 250 अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -25 + 500। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो फिर 475 जूल्स। ये आ गया आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी 475 जूल्स। आया समझ में, है ना। पिछले नॉलेज के साथ आपको को रिलेट करके सॉल्व करना था उसको। चलो लिख लो। तुम लोग कहां तक पहुंचे थे, कहां तक फरजान 4:30। सोहन तू पहुंचा ही नहीं, वहां तक है ना। सिर्फ वर्क डन नहीं कर रहा था, पूछा क्या था फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फिर वर्क क्यों नहीं कर रहा था, evaluate its final kinetic energy। An object of mass 5 किलोग्राम falls from rest, ऊपर से छोड़ दिया आपने, वो रेस्ट से आपने छोड़ा, वो नीचे जा रहा है थ्रू वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। कितना नीचे तक के गया हो 20 मीटर डिस्टेंस, यानी हाइट h तक क्यों गया। एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहले इसकी स्पीड कितनी थी 0 मीटर पर सेकेंड, बाद में स्पीड कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच वर्क इज डन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एयर ऑन द ऑब्जेक्ट। तो हवा का जो रेजिस्टेंस पैदा होगा उसके कारण कितना वर्क डन हुआ है। आपको क्या लगता है जब वो यहां से यहां नीचे गिर रहा होगा, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। फोर्सेस, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा होगा, दूसरा एयर रेजिस्टेंस जो कि ऊपर की तरफ अपोज लग कर रहा होगा ना वो, और उसकी स्पीड पहले कितनी थी 0 और बाद में 10 मीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, सारे के सारे फोर्सेस के कारण वर्क डन कितना होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम वी आई का स्क्वायर। यहां कितने फोर्सेस है 2, तो मैं यहां लिख सकता हूं तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क डन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क डन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी
माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। करो, बताओ उसका आंसर क्या आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, एयर का रेजिस्टेंस ऊपर, यहां पर इनिशियल स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड, यहां पर फाइनल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ये वाला हो चुका क्या पुराना? कितना आंसर आ रहा है? 150। द करेक्ट आंसर इज -750 जूल्स। तुमने mgh को माइनस लिखे थे, हाँ, माइनस mgh करके सॉल्व किए थे। अरे भैया डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा ना, नहीं सॉरी, वो तो प्लस ही जाएगा, बराबर है, वो तो प्लस आएगा, है ना। वो आई एम रॉन्ग। चलो देखते हैं सॉल्व करके। तो मैं कहूंगा वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस। सॉल्यूशन में हम जाएंगे, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टेंस फोर्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा बेटा? mgh, और वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टेंस फोर्स vr। vi की तो वैल्यू 0 है, तो इसलिए हाफ ऑफ m vf का स्क्वायर। फिर मैं कहूंगा वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टेंस फोर्स कितना आएगा? तो बोले हाफ ऑफ m vi का स्क्वायर, सॉरी vf का स्क्वायर माइनस mgh। तो हाफ ऑफ m कितना है? 5 किलो का। फाइनल वेलोसिटी कितने की है? 10 की, 10 का स्क्वायर माइनस अगेन m कितना है? 5 किलो का, 10, और कितनी हाइट तक नीचे गया हो? 20। ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2, 250 मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो जाएगा? तो भैया हाफ ऑफ ये कितना हो जाएगा फिर? 100, और ये 500, 250 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो रहा? 1000 हो रहा। तो ये कितना हो जा रहा? -750 जूल्स, है ना, -750 जूल्स। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, चलो जल्दी जल्दी लिखो। क्वेश्चन हो चुका है ये। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, इसी टाइप का क्वेश्चन मॉड्यूल में भी मौजूद है, देखना इसको। हमारे 2 क्वेश्चंस बचे हैं, फिर खत्म हो जाता है ये वर्क एनर्जी थ्योरम का पार्ट। क्वेश्चन हो गया?
इधर ध्यान दें सब लोग। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m is tied to a string of length small l and a force capital F is applied on it, which brings the string gradually at angle theta with the vertical. Find the work done by force कैपिटल F। आज जो जेई की बैच में थे है ना, उनको तो ये आ जाना चाहिए। यही था ना वो, बस उसमें नंबर्स थे, कुछ इसी तरह का था क्वेश्चन। खास बात है वही तो, कैसा करना है इसको, ये पूछा हमदान ने, मतलब वही तो खास बात है। ये दर्द हो गया नीचे का, तो देखो इधर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, उसे एक रस्सी से लटकाया गया है। तो ये है वो रस्सी और ये है वो ऑब्जेक्ट जो यहां पर उसको लटकाया गया है। रिमेंबर वन थिंग, रस्सी की जो लंबाई है वो L है ना, रस्सी की जो लंबाई है वो L है, और आप लगातार उसको फोर्स F लगा रहे हैं, फोर्स F लगा रहे हैं लगातार, और वो फोर्स F कांस्टेंट वैल्यू का है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली वर्ड आया ना इसमें, कहां करें वर्ड ग्रेजुअली, ये हाँ, धीरे धीरे उसको ऊपर ला रहे हैं, ऐसा 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 करके ऊपर लेके आ रहे हैं। तो होगा क्या, थोड़ी देर के बाद वो इधर आ जाएगा, वो यहां से सरक के इधर आ जाएगा, और एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। और मैं जैसे देखूंगा ये कितना ऊपर चला गया, हाइट h तक के वो ऊपर चला गया, हाइट h तक के वो कहां चले गया, ऊपर चला गया। जब वो ऊपर जा रहा था ऐसा, उस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे, आप जरा सोचो। सबसे पहले तो आप फोर्स जो F लगा रहे थे वो एक्सटर्नल फोर्स, नीचे का ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग, रस्सी का टेंशन है ना। तो मैं लिख सकता हूं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, WET, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क डन ड्यू टू टेंशन प्लस वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। मगर जैसे कि इसने बोला है कि मोशन कैसा है, ग्रेजुअल, धीरे 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 धीरे, तो जो स्पीड पहले थी वही बाद में रहेंगी, काइनेटिक एनर्जी जैसी के वैसी रहेंगी, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, जीरो, सिंस मोशन इज ग्रेजुअल, या इज यूनिफॉर्म लिख देता हूं मैं सबसे अच्छा, डेल्टा के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब डेल्टा के अगर जीरो हो गया तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, मैं यहां लिखूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो। चलो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, क्योंकि इस पे मैं बाद में आने वाला हूं।
अब ध्यान देते हैं हम लोग बेटा एक एक वर्क डन पे। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? तो बोले वो तो हो जाएगा माइनस mgh। बोले माइनस क्यों होगा? क्योंकि ऊपर गया ना ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता, ऑब्जेक्ट ऊपर गया, है कि नहीं? तो बोले कितना ऊपर गया? h डिस्टेंस ऊपर गया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा माइनस mgh। देखो वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन, तो वो आ जाएगा टेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। टेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। देखो यहां पर टेंशन किस डायरेक्शन में है? तो आप कहेंगे ऊपर, है ना? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है? तो बोले इस तरफ। यहां पर टेंशन किस डायरेक्शन में है? तो बोले ऊपर। और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? तो बोले टेंजेंशियली आउटवर्ड्स। सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़े हो, याद है? सर कोई भी जब पार्ट ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा होता है? टेंजेंशियली आउटवर्ड्स, है या ना? है कि नहीं? और टेंशन जो है, अगर आपने नोटिस किया होगा, हर जगह पे टेंशन जो है डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर है ना? तो मैं लिखूंगा सिंस T is perpendicular to S at every point, theta is equals to 90 डिग्री। देखो वर्क डन ड्यू टू टेंशन क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। वर्क डन ड्यू टू टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो। अब अगर ये वैल्यू मैं यहां डाल दूं तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? mgh प्लस जीरो, हाँ माइनस mgh प्लस जीरो प्लस वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू जीरो, है ना? फिर उसके बाद वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस mgh। तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू, अब m की वैल्यू कितनी है आपको दी गई? अच्छा ठीक है, जस्ट उसको थ्योरेटिकली निकालना था। हाँ अच्छा ठीक है, प्लस mgh। अब ऐसा है देखो भैया, हमको जनरली h दिया नहीं रहता है, हमको l दिया रहता है। जैसे इस क्वेश्चन में h लिखा हुआ है कि कहीं पे भी? हाँ h का टर्म है क्या h पे? तो हमें क्वेश्चन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा आंसर को जिस फॉर्म में ये दिया हुआ है। जैसे यहाँ l है, f है, थीटा है, तो मुझे उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोले कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो तुम्हारे यहां से यहां तक कितना था? गौर से देखो बेटा, यहां से यहां तक लंबाई कितनी थी? यहां से यहां तक, तो फिर ये पार्ट कितना होगा? l माइनस एच होगा। अच्छा देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, यहां से यहां तक रस्सी है, बोले यहां से यहां तक भी क्या है? रस्सी है। तो ये लंबी कैसी, लंबाई कितनी है? l। तो क्या मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं? cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड यानी l माइनस एच अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि l। देखो l माइनस एच इज इक्वल टू l cos थीटा, देखो h इज इक्वल टू l माइनस l cos थीटा यानी h इज इक्वल टू l कॉमन 1 माइनस cos थीटा। ये सर्कुलर मोशन चैप्टर में भी पढ़े थे अपन ने, और मैंने कहा था याद रखना ये चीज को, आगे यूज में आएगा। तो भैया h की जगह वहां पर वो डालेंगे, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू mgl 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो ये हो गया मेरा वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, mgl 1 माइनस कॉस थीटा। आया समझ में आपको? लिख लो। अब ये फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट याद रखना। कभी अगर ऐसा नंबर्स के साथ आ जाए तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा देना, mgl 1 माइनस कॉस थीटा या mgh। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख कर दूंगा जो इसी पर बेस्ड है, इसी टॉपिक पे बेस्ड है ना, ये वाला पार्ट। अब आप उसको डायरेक्ट वो फॉर्मूले से करेंगे, mgl 1 माइनस कॉस थीटा से। उधर आ जाएगा वो कोने में, सर्कल की जगह आ जाएगा।
कितना रहा आंसर? 0.5 जूल्स, करेक्ट। अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हैं mgl 1 माइनस कॉस थीटा और डायरेक्ट वो वैल्यू लगा देते आप, m की वैल्यू डालो, g की वैल्यू डालो, l की वैल्यू डालो, थीटा की वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा, है ना। इसकी ज़रूरत नहीं आई थिंक आपको। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन लूँ तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स F mgl 1 माइनस कॉस थीटा, m कितने का है? 200 ग्राम यानी कि 0.2 किलोग्राम, g की वैल्यू 10 है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है? 0.5, 1 माइनस 1/2, कॉस 60 1/2 होता है ना, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा पूरा मल्टीप्लीकेशन, माइनस 1 माइनस 1/2 कितना होता है? 1/2 यानी कि 0.5 जूल्स। दिस विल बी द आंसर। आया समझ में? तो यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम के न्यूमेरिकल्स जो मुझे लेना था वो कंप्लीट हुए, कुछ और डीपीपीज में कवर होंगे, है ना, मॉड्यूल में भी है ना उसमें